ठीक है ना। अच्छा बी डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा dx का तो इंटीग्रेशन है, dx का जो इंटीग्रेशन है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा x, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों चाहिए पता है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो w एक्सटर्नल है, वो तो हमको फाइंड आउट करना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है दैट इज w एक्सटर्नल, है ना, व्हिच बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, है ना। बेसिकली वो हमको निकालना है, ठीक है। mg का वर्क डन, mg तो हमेशा कांस्टेंट है ना बच्चों, तो mg का वर्क डन डायरेक्टली क्या होगा, mg उसको कितना पुश किया h/5, हाँ, तो mg का वर्क डन कितना होगा प्लस mg इंटू h/5। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो ना, dx का इंटीग्रेशन x है, पहले x में h पुट करो फिर -4h/5 पुट करो, विच इज इक्वल टू mg इंटू h/5, है ना। ये तो इजी है, लेकिन बॉयंट फोर्स एक्चुअली इंटीग्रेशन का जरूरत किस लिए पता है ना, इंटीग्रेशन का जरूरत बेसिकली बॉयंट फोर्स के लिए, क्योंकि बॉयंट फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है। मान लो जब x वॉल्यूम, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, जब x लेंथ पानी के नीचे है ना, तो बॉयंट फोर्स का वर्क डन मतलब बॉयंट फोर्स लगेगा कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू इमर्स्ड वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम होगा a इंटू एक्स ऑफ सिलेंडर इंटू g, ये हो गया बॉयंट फोर्स, है ना, इंटू dx। तो फिर देखो ये बॉयंट फोर्स जो है, अगर है ना तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि ये जो बॉयंट फोर्स है बच्चों, ये एक वेरिएबल फोर्स है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। मतलब बॉयंट फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, या फिर इमर्स्ड पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, उसके ऊपर बॉयंट फोर्स डिपेंडेंट है। तो जब हम बॉयंट फोर्स का वर्क डन निकालेंगे ना, है ना, तो उसके लिए इंटीग्रेशन का जरूरत है, क्योंकि अलग अलग एक्स डेप्थ में, है ना, अलग अलग एक्स इमर्शन के लिए, एक्स लेंथ के इमर्शन के लिए, है ना, विच इज इनसाइड वाटर, है ना, बॉयंट फोर्स का वर्क डन अलग होगा। समझ में आ रहा है। बेसिकली नहीं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मानो w एक्सटर्नल है, mg का वर्क डन कितना होगा, अरे 4h/5 अंदर था, अभी पूरा h अंदर आ गया, तो मतलब है ना, तो mg के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ h/5, तो mg तो कांस्टेंट फोर्स है, तो उसका h/5 डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका वर्क डन कितना होगा mg h/5 ओनली, है ना। यू हैव टू इंटीग्रेट फॉर बेसिकली द बॉयंट फोर्स, वर्क डन है ना निकालने के लिए, बॉयंट फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए बस इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। समझ में आया बच्चों। यस सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, दैट इज प्लस mg/5, है ना, प्लस mg/5, समझ में आया, माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू g इंटू ये x dx इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x²/2, बस x dx का इंटीग्रेशन होगा ना, रो w है a और g ये तो कांस्टेंट है, तो बस x dx का इंटीग्रेशन होगा, जो कांस्टेंट है मैं बाहर ले आया, x dx को इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम 4h/5 टू h, है ना, विच इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। यस सर। इतना क्लियर हो गया ना बच्चों। बस ठीक है ना। तो बस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अभी तो बढ़िया आराम से आ जाएगा, implies, है ना, W एक्सटर्नल, ठीक है ना, प्लस mg h/5 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ग्रेविटी बाय 2 इंटू x² क्या होगा h² माइनस 4h/5 होल स्क्वायर, है ना। ये तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर लेंगे सर। यस सर कर लेंगे। तो मेरा तो आदत हो गया है कैलकुलेट करने का, तुम करो नहीं करो, है ना, मैं बना लूंगा, लेकिन हाँ हम लोग चेक कर सकते हैं ना आपस में पूरा आंसर, एक तो आंसर का भी क्यूरियोसिटी होता है ना बच्चों, होता है कि नहीं, कि सही है कि नहीं। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं बच्चों। यस सर। सर वो 9h²/25 होगा। क्या है वो, 9h²/25। अच्छा 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 25 माइनस 16 9h² 25,
तो ये हो जाएगा 9h²/25 है ना। तो माइनस 9ρWAGH² इक्वल टू 0। अच्छा, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इक्वल टू 9ρWAGH² माइनस mgh/5। समझ में आने बच्चों, ठीक है। तो अभी क्या है ना, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस mgh/5 माइनस ρWA, है ना। फिर क्या है, सॉरी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 9/50 ρW, है ना, AH² AG² माइनस mgh/5, है ना। सो माइनस mgh/5, तो ये कुछ ऐसे होगा 9/50 डेंसिटी ऑफ वाटर AH² इंटू G माइनस, है ना, m मास ऑफ सॉलिड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, आई मीन डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, है ना, इनटू अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा उसका मास, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू अगेन h इंटू G इंटू h/5, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू 9/50 ρW AH² माइनस डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, है ना, ये डेंसिटी ऑफ सिलेंडर A, है ना, h² G/5, so that is equal to 9/50 डेंसिटी ऑफ वाटर AH² G माइनस डेंसिटी ऑफ सिलेंडर क्या है, 4/5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, 4/5 डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितना है ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ये है ना डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, 4/5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एरिया, ठीक है ना, इंटू h², है ना, इंटू G, सर 12,000। क्या क्या 12,000 इंटू G/5, तो ये हो गया 4/25 मतलब 8/50, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है, implies work done by external agent is equal to, है ना, रो वाटर, है ना, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू h² इंटू G/50, क्योंकि यहाँ पे ये 8/25 है तो एलसीएम लोगे तो, सॉरी 4/25 है, एलसीएम लोगे तो वो 16/50 हो जाएगा, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, हाइट कितना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर उसका स्क्वायर इंटू ग्रेविटी 10/50 मल्टीप्लाइड विद, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था बच्चों,
300 centimeter square. हाँ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 300 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये कितना होगा 300 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा अभी आ जाएगा अभी जूल्स में। 1000 है ना, ये 1/100 और ये 300 कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 इंटू 10 कितना होगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 इंटू ये आ जाएगा 300 है ना, 1/100 इंटू 300 हो जाएगा 3, 1000 इंटू 10 10 टू द पावर 4 अगेन इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 50, ये तो कैंसिल 1, so that is equal to 3/50 joules। 3/50 joules मतलब 0.6 into 10 to the power -1 joules, so that is equal to 6 into 10 to the power -2 joules। तुम्हारा आंसर कितना आता बेटा? कन्वर्जन नहीं किया। हाँ कन्वर्जन नहीं किया, ये 0.06 जूल्स आ रहा है ना, है ना, यूजिंग है ना g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 0.58, सॉरी आई मीन 0.0588 जूल्स। समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, क्लियर sir. बच्चों, ये क्लियर है ना? Yes, sir. अरे वाह, एक और क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है अभी, ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि a piece of an alloy of mass 96 gram, a piece of an alloy of mass 96 grams is composed of two metals whose specific gravity whose specific gravities are whose specific gravities are 11.4 and 7.4 respectively. If the weight of alloy is 86 gram in water, if the weight of alloy is 86 grams in water,
find the mass of each, find the mass of each metal in alloy. Find the mass of each metal in the alloy. है ना, एक alloy है जिसका मास 96 ग्राम्स है. This is an alloy. There is an alloy whose mass is 96 grams. Is composed of two metals whose gravities are 11.4 and 7.4 respectively. Weight of alloy is 86 gram in water. Find the mass of each metal in alloy. पानी में कितना है alloy का weight? पानी में उसका weight है 96 grams. देखो बेसिकली क्या होगा कि पानी में ये जो alloy है ना, मान लो पहले ये alloy बना लेते हैं, ठीक है ना. ये alloy है ना, ये दोनों से बना है. किससे किससे बना है? ये जो alloy है ये किससे बना है? किन दोनों चीजों से बना है ये alloy? है ना, दो मेटल से बना है, मेटल 1 मेटल 2, है ना. एक का स्पेसिफिक ग्रेविटी 11.4 है, मतलब उसका रिलेटिव डेंसिटी 11.4 है और उसका डेंसिटी 11.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और दूसरे का 7.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना. तो मान लो, है ना, इसका वेट, इसका एक्चुअल मास कितना है? 96 ग्राम है. इसका एक्चुअल मास कितना है? 96 ग्राम है. लेकिन पानी में इसका वेट कितना आ रहा है? 86 ग्राम आ रहा है. पानी में इसका वेट 86 ग्राम आ रहा है, मतलब इसके ऊपर पॉइंट फोर्स लग रहा है 10 ग्राम का, है ना. मास इक्विवेलेंट ऑफ पॉइंट फोर्स इज 10 ग्राम. देखो क्योंकि ये पॉइंट फोर्स है ना, और वेट यहाँ पे लगेगा. ये वेट है और ये पॉइंट फोर्स है. एक्चुअली वेट अपेरेंट इज इक्वल टू वेट माइनस पॉइंट फोर्स. समझ में आ रहा है बच्चों? एपरेंट वेट जो है दैट इज वेट माइनस पॉइंट फोर्स, है ना. सो व्हाट इज एपरेंट वेट? एपरेंट वेट इज 86. वेट इज इक्वल टू 96 माइनस पॉइंट फोर्स. तो पॉइंट फोर्स कितना आ रहा है? 10 ग्राम का. तो पॉइंट फोर्स कितना आ रहा है? 10 ग्राम का आ रहा है पॉइंट फोर्स, ठीक है ना. तो मान लो मेटल 1 का मास इसमें, है ना, इसमें अगर ये मास ऑफ alloy इज V, मान लो टोटल मास V है ना. मास ऑफ मेटल 1, है ना, V1 and that of 2 V2 in the alloy. मान लो alloy का टोटल मास V है, मेटल 1 का मास इसमें V1 है, एंड दैट मेटल 2 का मतलब है ना मास इसमें V2 है. तो फिर क्या होगा? तो फिर हम ये बोल सकते हैं ना, इंप्लाइज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. तो हम बोल सकते हैं ना V इक्वल टू V1 प्लस V2 है. Yes, sir. टोटल Yes, वॉल्यूम sir. जो है वो V1 प्लस V2 होगा ना, ठीक है ना. अब देखो पॉइंट फोर्स, अच्छा टोटल वॉल्यूम V इंटू V2 है, ठीक है ना. 90 बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जो 96 ग्राम्स है ना, 96 ग्राम्स जो है, इसका जो 96 ग्राम्स जो मास है, ठीक है ना. ओके, इसका जो 96 ग्राम्स मास है ना, तो दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस डेंसिटी ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दोनों से बना हुआ है ना. Yes, sir. मान लो पहले वाले Yes, का sir. वॉल्यूम V1 है, तो पहले वाले का मास कितना है? 11.4 V1 है. दूसरे वाले का मास कितना है? 7.4 V2 है.
दोनों से बना है अलॉय, तो फिर 96 क्या होना चाहिए? 96 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना? 96 इज इक्वल टू 11.4 V1 प्लस 7.4 V2। समझ में आया ना? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes. तो ये एक इक्वेशन हुआ, तो ये एक इक्वेशन आ रहा है। दूसरा इक्वेशन Yes. क्या है? पॉइंट फोर्स कितना आ रहा है? 10 ग्राम का। तो दूसरा इक्वेशन क्या है? पॉइंट फोर्स कितना का आ रहा है? पॉइंट फोर्स 10 ग्राम का आ रहा है ना। तो अगर हम पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, पॉइंट फोर्स अगर 10 ग्राम का आ रहा है, तो पॉइंट फोर्स तो इमर्स्ड वॉल्यूम के लिए आता है ना, टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड है ना। तो पॉइंट फोर जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए आएगा, वाटर के डेंसिटी के लिए, है ना। तो वाटर का डेंसिटी क्या है? पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू टोटल वॉल्यूम व्हिच इज इमर्स्ड इनसाइड द वाटर, V1 प्लस V2। पूरा का पूरा इमर्स हो रहा है, तब जाके उसका वेट 86 ग्राम पानी के अंदर कब आ रहा है? हमें पता कैसे चलेगा कि उसका वेट पानी के अंदर 86 ग्राम है? जब पूरा का पूरा वॉल्यूम को पानी के अंदर डिप करेंगे, है ना, तो वहां से आता है एपरेंट वेट, तब जाके पता चलता है एपरेंट वेट, है ना, डिप करने के बाद। तो पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वो पानी के अंदर, है ना, भरने के बाद पॉइंट फोर्स आ रहा है 10 ग्राम का। पॉइंट फोर्स का जो मास इक्विवेलेंट आ रहा है वो 10 ग्राम का आ रहा है, 10 ग्राम, है ना। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या? 1। So 1 into V1 plus V2 is equal to 10, implies V1 plus V2 is equal to 10। समझ में आया बच्चों? अब दो इक्वेशन है, इसको तुमको सॉल्व करना है। Yes, sir. मतलब V1 V2 निकालने के लिए you have to solve these two equations। बेसिकली क्या होगा? 11.4 V1 plus 7.4 V2, है ना। 11.4 V1 plus 7.4 V2 equal to 96। और दूसरा इक्वेशन क्या है? V1 plus V2, है ना, is equal to 10। समझ में आया ना? ठीक है, इसको तुमको सॉल्व करना है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, है ना, तुम लोग सॉल्व कर लोगे ना? ठीक है, थोड़ा टाइम है, मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, 7.4 मल्टीप्लाई कर लो। 7.4 मल्टीप्लाई करके माइनस करने के बाद 11.4 माइनस 7.4 कितना आएगा? 4V1। 4V1 इक्वल टू 96 माइनस 74। 96 माइनस 74 कितना आ रहा है? 22। इम्प्लाइज V1 वॉल्यूम कितना आ रहा है? 22/4, मतलब 11/2। तो V1 इज इक्वल टू 11/2, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो V1 प्लस V2 कितना आ रहा है? V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 10। तो 11/2 प्लस V2 इज इक्वल टू 10, इम्प्लाइज V2 कितना आ रहा है? V2 आ रहा है 10 माइनस 11/2, मतलब 20 माइनस 11, 9/2, है ना। तो बाकी का आ गया 9/2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। मास ऑफ मेटल 1 क्या आएगा? हाउ डू यू गेट मास ऑफ मेटल 1, है ना। अरे यार, ये क्यों किया मैंने? मुझे व्हाइट बोर्ड को मूव करना था, मैंने वहां पे पेन लगा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि V2 और V1 आ गया, मतलब मेटल 1 का वॉल्यूम आ गया और मेटल 2 का वॉल्यूम आ गया। मतलब पूरा वॉल्यूम कितना है मेटल का? मेटल का पूरा वॉल्यूम कितना है? मेटल का पूरा वॉल्यूम कितना है? इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर क्यूब है। V1 प्लस V2, अच्छा वो तो आ गया था ना पहले से 10। 11/2 है, ये 9/2 है ना। तो मास ऑफ मेटल 1 क्या होगा? मास ऑफ मेटल 1 M1 है। M1 क्या होगा? ρ1 into V1। अब ये तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ मेटल 1 वो क्या है? M1। M1 इज इक्वल टू ρ1 into V1। so 11.4 into 11/2, 114/10 into 11/2, ठीक है ना। so that is equal to 57 into 11/10, है ना।
तो 5.7 into 11 by 10, 5 मतलब 50 और that is equal to 62.7 5.7 into 11 है ना. 5.7 into 11 मतलब 57 plus 5.7 62.7 grams है ना. तो M1 कितना आ गया 62.7 grams. फिर मास ऑफ मेटल 2 क्या होगा, मेटल ये 1 और यहाँ पे 2, M2 is equal to rho 2V2, so that is equal to 7.4 into 9 by 2, so that is equal to 74 by 10 into 9 by 2 है ना. so that is equal to 37 into 9 by 10, 37 minus sorry 370 minus 37, 333 by 10, so that is equal to 33.3 grams. आ गया ना. Yes, yes sir. sir टोटल कितना आ रहा है, मास ऑफ आइलर कितना 96 है M1 प्लस M2. 86. हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है कि नहीं. गजब यार, ठीक है ना, पूरा परफेक्ट आ रहा है ना बच्चों. Yes, सबको sir. समझ में आया कि नहीं. Yes, sir. अरे मैं तो खुश हो गया. अब तुम्हारा आया नहीं यार, मैं क्या करूं अभी. Yes. आ गया ना, देखो 96 आ गया है ना. तो चेक भी हो गया. जब बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही, कैलकुलेशन सही ना, परफेक्ट आंसर आएगा. तो खुद क्वेश्चन से चेक हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. yes sir Yes, sir. तो बच्चों ना आज का क्लास खत्म है. थैंक यू वेरी मच. thank you sir क्लास ओवर फॉर Thank you, नाउ. sir. ठीक है, कल से नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. Yes, sir. आई मीन कल जो है पैस्कल लॉ की कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, खत्म हो जाएगा 4-5 दिन बाद, फिर प्रॉपर्टीज मैटर स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों, Yes, yes sir. sir बाय एवरीवन. Bye, sir. bye sir थैंक यू सो मच. Thank you, sir.